हेलो दोस्तों, ये अपना पहला वीडियो लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इस वीडियो में हम अपना पहला टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को जो पढ़ने का तरीका होगा उसमें हम सबसे पहले टॉपिक में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी देखें तो यह सिंपली दो वर्ड्स बायो और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है, जिसमें बायो रिलेट करता है लाइफ या लिविंग थिंग्स से और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक या मेथड से होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग ऐसा टेक्निक या मेथड जो लाइफ या लिविंग थिंग्स में यूज हो, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज होता है और ऐसे प्रोडक्ट्स या प्रोसेस बनते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हो। अगर हम इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखें जो अक्सर न्यूज में रहता है, वो हो गए हमारे जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स में हम जीन के लेवल पे जाके मॉडिफिकेशन करते हैं, तो जिस टाइप के क्रॉप्स की हमें ज़रूरत होती है उस टाइप के सीड्स हम तैयार करते हैं। तो यह सीड बनाने का प्रोसीजर ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्स देखते हैं। सेल्स हमारे बॉडी के बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। जिस तरीके से कोई किसी घर का बेसिक यूनिट ईंट होता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के बेसिक यूनिट सेल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो यह एक मसल सेल है। इन सेल से मिल करके मसल टिश्यूज बनते हैं और इन टिश्यूज से मिल करके एक ऑर्गन बनता है। और इन ऑर्गन से, जैसे यहाँ पे हमारा एक ऑर्गन किडनी हो गया, यहाँ पे हमारा ब्लैडर हो गया, तो ऐसे ही ऑर्गन से मिल करके हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और ऐसे ही कई ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बॉडी बना लेते हैं। तो अगर हम सेल्स के टाइप्स देखें तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, ये बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। और यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये एक प्रोकैरियोट सेल है जिसमें न्यूक्लियस हमारा एब्सेंस है, और ये हमारा एक यूकैरियोट सेल है जिसमें हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये हमारा देखिए, तो ये हमारा एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर ये हमको न्यूक्लियस दिख रहा है। अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर देखें तो हमको एक इस तरीके का धागे के बंडल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस धागे की बंडल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम इस बंडल को खोल दें तो हमको इस तरीके के धागे जैसी संरचना मिलेगी। तो इस धागे जैसी संरचना को हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है। फिर अगर हम इस धागे को भी खोल दें जो गुथे हुए फॉर्म में है, अगर इस गुथे हुए फॉर्म को खोल दें तो ऐसे इस तरीके की हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये इसे हम डीएनए कहते हैं। यह ठीक ऐसे ही है जैसे हम लोग कोई मार्केट से केबल लेते हैं, तो जब वह केबल वायर बंडल के फॉर्म में हो तो उसको हम क्रोमोसोम एज्यूम कर सकते हैं। फिर जब हम इस बंडल को खोल दें
तो उसको हम लोग तो इस खुले हुए फॉर्म को क्रोमेटिन एज्यूम कर सकते हैं। फिर जब इस केबल को खोल दें तो हमको अंदर से दो तार देखने को मिलेंगे। तो इस तार को, जो ये हमारा तार होता है, अंदर से जो तार देखने को मिलेंगे उसको हम लोग डीएनए एज्यूम कर सकते हैं। एक बार हम इनकी डिफिनीशंस देख लेते हैं। अगर हम डीएनए देखें तो डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं, ये चीज़ें जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में डीएनए के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करती हैं। अगर हम देखें, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं, और जो आगे हम लोग जीन भी डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें डीएनए के ही डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। डीएनए का लोकेशन देखें तो यह न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यह क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ह्यूमन सेल में यह केवल न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें मिलेगा, जबकि प्लांट्स सेल में यह न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम डीएनए को केमिकली देखें तो डीएनए हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मीन्स कि ये न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजीनस बेस होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला नीचे, तो यहाँ पे एक हमारा शुगर मॉलिक्यूल हो गया, हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और इधर एक नाइट्रोजीनस बेस हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और साइटोसिन। ये तीनों चीज़ें मिल करके हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अगर हम डीएनए के केस में बात करें तो यहाँ पे डीएनए के केस में जो शुगर यूज होता है उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। और यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के बेसिस, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन यूज होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये 2 स्ट्रैंड हेलिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। ये तो टू स्ट्रैंड मीन्स एक स्ट्रैंड ये वाला हो गया, जहाँ पे ये रोटेट हो रहा, कर्सर जा रहा है हमारा, और दूसरा स्ट्रैंड ये वाला स्ट्रैंड हो गया। ठीक है। और हेलिक्स मीन्स ये जो सर्कुलर शेप है, इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। हमारे ये स्ट्रैंड बनते कैसे हैं, अगर हम ये देखें तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड ही आपस में मिल करके स्ट्रैंड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से ऐड हो जाते हैं। फिर ऐसे ही रिपीट करते हुए यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमारा बन जाता है। फिर ऐसे ही इधर भी हमारा ये न्यूक्लियोटाइड मिल करके स्ट्रैंड बना लेते हैं। फिर ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे बेस होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस, उनमें पेयरिंग करके आपस में लिंक हो जाते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक हो गए। यहाँ पे हमारा एडेनिन बेस थाइमिन बेस से पेयरिंग किया, फिर ये ग्वानिन बेस साइटोसिन बेस से पेयरिंग किया, फिर ये थाइमिन बेस एडेनिन बेस से पेयरिंग किया। तो इस तरीके से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक हो गए। यहाँ जो सबसे एक में इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो हमारा एडेनिन बेस है वो हमेशा थाइमिन बेस
के साथ ही बेस पेयरिंग करेगा, और जो ग्वानिन बेस है वो साइटोसिन बेस के साथ पेयरिंग करेगा। तो जैसे कभी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए डिकोड होता है, तो ये जो बेस पेयरिंग का सीक्वेंस है इसी को हम लोग डिकोड करते हैं। और ये बेस पेयरिंग जैसे ए पहले क्या आ रहा है, एटी आ रहा है, फिर जीसी आ रहा है, फिर टीए आ रहा है, फिर ये जीसी आ रहा है। ऐसे ही जो हमारा सीक्वेंस हमको मिलता है, यह सीक्वेंस ही किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है। ओके, ये हमारा डीएनए है। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक स्ट्रैंड देख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों स्ट्रैंड को पकड़ लें और इनको हम पिरो देते हैं तो हमको एक धागे जैसी संरचना मिल जाएगी। तो ये धागे जैसी जो संरचना हमें मिलेगी इसको ही हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है जो इंटेंगल स्टेट में मिलता है। इंटेंगल मीन्स गुथे हुए फॉर्म में, उलझे हुए फॉर्म में, ये इस तरीके से ये जो फॉर्म हुआ इसको हम लोग इंटेंगल फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हमें डीएनए जो क्रोमैटिन जो हमें धागे के रूप में डीएनए मिलता है उसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। अब यही क्रोमैटिन जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बंडल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। जैसे हमने शुरू में देखा था ये वाला ये धागे जब हमारे बंडल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, ये ऐसे 23 पेयर हमारे न्यूक्लियस में ऐसे 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे। जीन डीएनए के स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि केवल वही सेगमेंट जो बॉडी में किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें ही हम जीन कहेंगे। अगर ये किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसे हम जीन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ हम देखें तो ये डीएनए का एक पार्ट हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम यह मान लें कि ये वाला सेगमेंट हमारे बॉडी में जो इंसुलिन फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसको हम लोग इंसुलिन जीन बोलेंगे। ऐसे ही डीएनए के कई सेगमेंट होंगे जो किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उन सभी को हम जीन बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से मिलती है अगर हम उसका सम कर लें तो वह उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाएगा। प्लांट्स और एनिमल के केस में यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें डीएनए से मिलती है, और डीएनए अगर हम देखें तो ह्यूमन के केस में यह न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो यहाँ पे जो हमको डीएनए मिलेगा इन दोनों में, उसको अगर हम सम कर लें तो यह हमारा ह्यूमन जीनोम कहलाएगा। सिमिलरली प्लांट्स के केस में यह न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर जो भी डीएनए हमको मिल रहे हैं अगर उनका सम कर लें तो वो हमारा प्लांट जीनोम कहलाएगा। फिर वायरस के केस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमको आरएनए से मिलता है। यहाँ पे प्लांट और एनिमल के केस में डीएनए से मिलता है, लेकिन वायरस के केस में ये आरएनए से मिलता है। तो हम अगर आरएनए डिस्कस करते हैं। आरएनए बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम पे ये आरएनए डीएनए से जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर लेते हैं। फिर जिस टाइप की जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कॉपी हुई होती हैं उसी टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। हालांकि कुछ केसेस में, जैसे वायरस के केस में, ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम करते हैं।
सेम काम जो हमारा डीएनए का करता है प्लांट और एनिमल सेल में, वही काम ये वायरस के केस में करते हैं। अगर हम लोग आरएनए को केमिकली देखें तो ये भी पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, लेकिन यहाँ पे जो शुगर यूज होती है वो राइबोज शुगर यूज होती है। यहाँ भी 4 डिफरेंट टाइप के बेसिस, एडनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और लेकिन यहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल यूज होता है। डीएनए के केस में हमने थायमिन यूज किया था, लेकिन यहाँ पे आरएनए के केस में यूरेसिल यूज होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें आरएनए का, तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये हमारा केवल यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है। डीएनए के केस में दो स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन आरएनए में एक ही स्ट्रैंड। अगर हम आरएनए के टाइप्स देखें तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मीन्स जो मैसेज को कैरी करें। तो होता क्या है, जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम पे जो आरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, उस आरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि यह हमारे जो जेनेटिक कोड के मैसेज को कैरी करता है, इसलिए यह मैसेंजर आरएनए है। दूसरा हम लोग देखें तो यह राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मीन्स जो हमारे राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करें, उसे हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहेंगे। फिर तीसरा अगर देखें तो ये ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो जिस टाइप के जेनेटिक कोड कॉपी हुए रहते हैं उनको प्रोटीन में ट्रांसफर करना, उसको ट्रांसफर आरएनए कहलाता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग स्टेजेस पे तीनों आरएनए अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनका अल्टीमेट वर्क प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है। ओके, तो आरएनए का जो बेसिक वर्क है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है। दो तीन चीज़ें और रह गई हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये हमारा एक डीएनए हो गया। अब जब डीएनए से आरएनए बने तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये डीएनए है, तो ये सेल जब हमारा डिवाइड होता है तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर ये आरएनए हो गया। अब आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर से डीएनए बना लेता है। तो जब डीएनए से आरएनए बने और फिर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो करके फिर से डीएनए बन जाए, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहेंगे। मीन्स कि डीएनए से फिर से डीएनए का बन जाना ही रेप्लिकेशन कहलाएगा। और जब डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन। फिर यहाँ देखते हैं आरएनए, ये हमारा आरएनए है। अब आरएनए से अगर प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन, 3 चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। फिर रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से डीएनए बन जाता है। मीन्स कि डीएनए से ही डीएनए बन जाता है, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहेंगे। अगर आरएनए से हमारा प्रोटीन बन जाए तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहेंगे। ओके, तो ये भी 2-3 चीज़ें थी, उनको भी हमने देख लिया। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।